हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो स्वागत है आपका फिर से हिस्ट्री की क्लास में। तो आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यस स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में करने जा रहे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के पहले युद्ध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो पानीपत के 3 युद्ध हैं, लेकिन ये जो ये पहला बैटल है पानीपत का, ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे वो उनका भी टाइम आएगा और मैं आगे आपको बाकी के जो बैटल हैं पानीपत के जो बचे हुए हैं वो भी जरूर करवाऊंगी। तो ये युद्ध जैसा कि मैंने बताया 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध हुआ था हमारा इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक और बाबर के बीच, और जिसमें क्या हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। तो इस बैटल को पढ़ने के साथ में हम इसके युद्ध की घटनाएं जानेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे और बाबर की विजय के क्या कारण रहे थे। और उसके बाद जैसा कि होता है कि अगर कोई चीज़ लाइफ में घटित होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी मैं एज ए स्टोरी आपको बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको ये लेक्चर इजी लगे और आप इंजॉय कर सकें और आपको समझने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आप पढ़ने जा रहे हैं हम आज का अपना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का जो ये युद्ध था, ये भारतीय इतिहास में प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही अद्वितीय माना जाता है स्टूडेंट्स। इस युद्ध ने देश के भविष्य में एक नया ही वैभव जोड़ा था, नई संस्कृति को लाया था, नई राजनीतिक सिद्धांत कायम किए थे और साम्राज्य को नई भौगोलिक सीमाएं प्रदान की थी। इस करके भी इस युद्ध का हमारे इतिहास में बहुत महत्व है। और देश में एक नई युद्ध पद्धति का भी श्री गणेश क्या हुआ था, इसी पानीपत के पहले युद्ध से हुआ था। और जिसमें क्या हुआ था, तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने, और उसके बाद से भारतीय लोग भी इससे अवगत होने लगे थे, यानी परिचित होने लगे थे। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बाबर का भारत पर आना कैसे हुआ था, तो ऑब्वियसली जैसे बाबर को पंजाब के शासक और इब्राहिम लोदी के चाचा ने इनवाइट किया था, तो बाबर क्या होता है, 16 दिसंबर 1526 ईस्वी को सिंधु नदी पार करता है। जब वह सिंधु नदी पार करके भारत आ रहा होता है तो उसके साथ में केवल 12,000 सैनिक होते हैं, और जिनमें भी केवल 8,000 के करीब उसके लड़ाके सैनिक होते हैं, बाकी के 4,000 के उसके ऐसे ही सैनिक होते हैं। जैसे ही बाबर ने सिंधु नदी पार की, उस सिंधु नदी पार करते ही वह क्या हुआ, सियालकोट की ओर आगे की ओर बढ़ा और लाहौर की ओर कूच किया। और उस समय लाहौर में किसका शासन था? उस समय लाहौर में दौलत खां शासन कर रहा था। तो जैसे ही दौलत खां को पता चलता है कि जो बाबर है वह लाहौर की तरफ आगे बढ़ चुका है, वह क्या करता है, वह खुद और अपने बेटे गाजी खां को लेकर वहां से भाग जाता है। बाबर लाहौर पहुंचकर अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि जाओ, जाके दौलत खां को पकड़ के लाओ, जो कि 2 तलवारों को कमर में बांधकर मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था, और उसकी उन्हीं दोनों तलवारों को उसी की गर्दन में लटकाकर मेरे सामने हाजिर किया जाए। तो सैनिक बाबर का हुक्म पाकर दौलत खां को पकड़ने के लिए निकलते हैं, और वह दौलत खां को पकड़कर बाबर के सामने लाते हैं। तो बाबर कहता है कि मैंने तुझे अपना पिता कहा, मैंने तेरी अभिलाषा से कहीं अधिक तेरे प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित किया था, तुझे व तेरे पुत्रों को बिचौलियों की दर ठोकरों से भी बचाया था। मैंने तेरे साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जो तू इस प्रकार अपने दोनों ओर तलवारें लटकाकर मेरे राज्य पर आक्रमण के लिए आया और वहाँ उपद्रव यानी अशांति मचाई। दौलत खां शर्म के मारे कुछ कह ना सका, और उसे फिर क्या करता है, बाबर जिंदा छोड़ देता है और मीरानगर बंदी बनाकर भेज देता है, लेकिन मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर क्या करता है, बाबर फिर अपना पंजाब पर अधिकार कर लेता है और आगे बढ़ते हुए अपने युद्ध की तैयारियों में लग जाता है। बाबर अपने मुताबिक अपनी आवश्यक तैयारियां करता गया और आगे दिल्ली की ओर बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे वह मार्ग में दिल्ली की तरफ बढ़ता गया, उसे दिल्ली के राज दरबार में जो अनेक सरदार थे उनसे सैनिक सहायता और आश्वासन भी मिलने शुरू हो गए थे।
26 फरवरी 1526 ईस्वी को हुमायूं ने पहली बार अपने पिता के साथ इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। उसने दिल्ली के शाही सेना के सेना नायक हमीद खां के खिलाफ सफल मोर्चा लिया और उस अनुभवी सेना नायक को पराजित कर सैकड़ों अफगानों को बंदी बना लिया था। और इस प्रकार से अब जो बाबर है अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में कहता है कि यह हुमायूं का उसके साथ पहला अभियान था और जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बाबर 1 अप्रैल 1526 ईस्वी को अपने कुछ सरदारों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। टुकड़ी आगे बढ़ती है और अगले दिन ही आक्रमण कर देती है। यह इब्राहिम लोदी के प्रमुख सेनानायक हातिम खान लोदी व दाऊद खान लोदी पर आक्रमण करती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हातिम खान लोदी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दाऊद खान लोदी अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। इस घटना की खबर सुनकर लोदी सैनिकों में भय व आतंक छा जाता है। इस प्रकार बाबर अपनी समुचित सैनिक व्यवस्था और व्यूह रचना के उपरांत सरसावा से आगे बढ़ता है। अब इसके बाद 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के मैदान में जा धमका। वहां जाकर उसने अपनी सेना को संगठित किया और अपने अनुभवी योद्धाओं व सरदारों के साथ विचार विमर्श किया कि कैसी सैनिक व्यवस्था होगी, किस जगह युद्ध होगा और युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि बाबर ने युद्ध के लिए कैसी व्यूह रचना बनाई थी और क्या क्या उसके लिए तैयारियां की थी। पानीपत के मैदान में दोनों ओर की फौजें आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन 8 दिन तक कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण की शुरुआत नहीं करता है। और इसी समय का बाबर क्या करता है, लाभ उठाता है और अपना मोर्चा बांधता है और अपनी स्थिति को मजबूत करता है। उसने पूरी दूरी तक खाइयां खुदवाई और उनकी किलेबंदी करवाई। इन खाइयों को पेड़ की टहनियों से ढककर उन पर मिट्टी फैला दी गई, जिससे कि वे ठोस जमीन की तरह लगे। सामने तोपखाना जमाया गया और उसकी सहायता के लिए तोड़दार बंदूकी लगाए गए। नियमित दूरियों पर खाली जगह छोड़ दी गई थी, जिससे क्या हो कि 100 से 200 घुड़सवारों के छोटे दल बीच से गुजरकर हमला बोल सके। 700 बैलगाड़ियां इकट्ठी की गईं और उन्हें सामने खड़ी करके रस्सियों और व जंजीरों से परस्पर बांध दिया गया। शत्रु की प्रगति को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। और गाड़ियों को लगाने का तरीका सुरक्षात्मक कम, आक्रामक अधिक रखा गया था। दाहिनी भुजा की कमान हुमायूं के हाथ में थी और बाबर स्वयं केंद्र में रहा, जिससे कि युद्ध का नियंत्रण व निर्देशन कर सके। फाइनली पानीपत के युद्ध का दिन आ ही गया और 21 अप्रैल की सुबह होते ही घमासान मार काट मच गई। युद्ध छिड़ने के साथ ही इब्राहिम की निराशा झलकने लगी थी। वह बाबर की इतनी कुशल रणनीति देखकर सोचने लगा कि अब वह मैदान में ठहरे या ना ठहरे। बाबर ने एक सुव्यवस्थित युद्ध लड़ा था, जबकि अफगान सैनिक थे वह अनियंत्रित व असंगठित युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि अफगान सेनाओं को नियंत्रित करने वाला कोई निर्देशक दिमाग नहीं था। जिस कारण उनके आक्रामक गड़बड़ा गए और जल्दी ही उन्हें चारों ओर से दबोच लिया गया। लगभग आधे ही दिन में विशाल लोदी सेना मिट्टी में मिल गई और इस युद्ध में 40 से 50 हजार सैनिक मारे गए। शुरू में बाबर के लोगों का विचार था कि इब्राहिम भाग छूटा है, लेकिन दोपहर होते यानी मध्यांतर होने की प्रथम नमाज के साथ ही खलीफा का छोटा साला ताहिर तिबरी इब्राहिम का सिर लाया, जो कि उसे लाशों के ढेर में मिला पड़ा था। तो स्टूडेंट्स, ये थी इब्राहिम लोदी की वीर रचना और किस प्रकार से उसके सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ वह इब्राहिम लोदी की जो 1 लाख की सेना थी, जिसमें 700 के करीब हाथी थे, इतनी बड़ी सेना को वो लोग एक सुव्यवस्थित युद्ध करके क्या करते हैं, हरा देते हैं और इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार देते हैं। मुगलों की विजय में पहला कार्ड था बाबर का साहस व शौर्य। बाबर में साहस व शौर्य की कोई कमी नहीं थी। वह एक कुशल रणनीतिज्ञ था, कुशल योद्धा था और उसने अपने युद्ध में क्या नई तकनीकों का प्रयोग किया था, जिस कारण से क्या हुआ, वह पानीपत के पहले युद्ध में सफल हुआ। और इसका मुख्य कारण यह भी था कि जो बाबर था उसने इस युद्ध से पहले भी कई युद्ध लड़े थे, जिस कारण की उसे युद्ध की जानकारी अच्छी थी और वह अपनी सेना का एक कुशल नेतृत्व करता भी था। और दूसरा पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक लाभ। सल्तनत की मुख्य सेना से भिड़ने से पहले मुगलों में क्या था, आतंक छाया हुआ था और इस बात का मनोवैज्ञानिक लाभ उठाने में भी इब्राहिम लोदी चूक गया। पानीपत के मैदान में उतरने से पहले
वह अपने 10 गुनी छोटी फौज के सामने दिल्ली आकर सुल्तान ने कई दिनों तक अपने हाथ पे हाथ रखे खड़ा रहा, लेकिन उसने आगे से कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया। और यह समय मुगल सैनिकों में फिर से आत्मविश्वास पैदा करने के लिए काफ़ी था, और इस बात का फायदा बाबर अपने युद्ध में उठा गया और अपने जो सैनिक थे उनमें फिर से आत्मविश्वास भरने में सफल हुआ, और जो आगे चलकर बाबर की विजय का कारण बनी। इब्राहिम का हठी व अड़ियल स्वभाव। जैसा कि इब्राहिम का स्वभाव बहुत हठी था। अगर वह अपनी एक किसी बात पर अड़ जाता था तो वह अड़ी जाता था। अपने हठी व अड़ियल स्वभाव के कारण वह जनता में तो अलोकप्रिय हो ही गया था। इस कारण उसके क्या थे, ये जो उसकी सेना के सरदार थे उनका भी वह आश्वासन खो चुका था, और इसी कारण से क्या किया था, उन सरदारों ने और अमीरों ने बाबर को इनवाइट किया था, जो कि इब्राहिम की सबसे बड़ी भारी भूल थी। अगर वह चाहता तो अपने सरदारों व अमीरों को, इतनी बड़ी फौज थी, इतना सारा धन था, उनको धन देकर और उनको अच्छे पदों पर रख के उनको खुश कर सकता था, लेकिन उसका अड़ियल व हठी स्वभाव भी उसके विनाश का कारण बना। बाबर का शक्तिशाली तोपखाने का इस युद्ध में प्रयोग करना। शक्तिशाली तोपखाना बाबर की विजय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना। मुगलों की तोपों ने शत्रुओं को भून कर रख दिया था, और इस ऐतिहासिक युद्ध में सुल्तान इब्राहिम के पास ना तो किसी प्रकार की तोपें थीं, ना ही गोलाबारी का कोई साधन था, और तोपखाने का प्रयोग भारत में पहली बार बाबर ने ही किया था। गुप्तचर व्यवस्था। बाबर की गुप्तचर व्यवस्था इब्राहिम के मुकाबले अच्छी थी। इसमें भी बाबर ने इब्राहिम के मुकाबले बाजी मारी। बाबर ने गुप्तचर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया था, जबकि लोधी सुल्तान ने इस पर कोई भी समुचित ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी। यही कारण था कि जब बाबर को हुमायूं इब्राहिम लोदी के सैन्य संगठन के बारे में सब समाचार मालूम थे, और इसके बावजूद इब्राहिम को उसके कोई भी किसी तरह की प्लानिंग और उसके षड्यंत्रों के बारे में कोई अता पता नहीं था, और इस प्रकार से बाबर की एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था भी उसके इस युद्ध में विजय होने के लिए कारण बनी। तो गाइस, ये थी पानीपत के पहले युद्ध से रिलेटेड पूरी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी इजी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, युद्ध से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई हो, सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स भी समझ में आ गए हों। अब शायद आपको पानीपत के पहले युद्ध के बारे में कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और स्टोरी पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।